Hello guys, in this video we are going to discuss about angina pectoris. Angina is a type of chest pain caused by reduced blood flow to the heart. Angina is a symptom of coronary artery disease. In the symptoms of angina pectoris, we can see there is chest pain or discomfort, a feeling of fullness in the chest. There is pain in the arm, mainly to the left side because there is problem in the heart. So from left side from left side the pain travels from arm to the neck to the shoulder and to the throat and to the back side of the left section of our body. There would be shortness of breath, sweating, dizziness, abdominal pain, fatigue, nausea, vomiting and weakness. Guys, there are mainly three type of angina, but in Russian literature usually they used to discuss four types of angina. So we will discuss mainly the three type of angina which are generally discussed in our textbook. First is stable angina, second one is unstable angina, third is prismatal or variant angina, and the fourth one is microvascular angina. स्टेबल एंजीना वो एंजीना है जिसमें यूजली जब हम लोग कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तब हमें पेन होता है. नॉर्मली जब हम लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, बैठे रहते हैं, उस पॉइंट पे हमें पेन नहीं होता. लेकिन जैसे ही हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में हमको या फिर इमोशनल स्ट्रेस होता है, उसके केस में हमको पेन होता है. उसको स्टेबल एंजीना कहते हैं. अनस्टेबल एंजीना वो केस है एंजीना का जिसमें जब हम लोग नॉर्मली बैठे भी रहें, अगर हम लोग कोई फिज़िकल एक्टिविटी या हैवी वर्कलोड ना करें, उस केस में भी अगर हमें पेन हो रहा है तो वो अनस्टेबल एंजीना में आएगा. कुछ ऐसा ही वेरिएंट एंजीना में भी होता है, लेकिन इन दोनों के कॉजेस पेन होने के डिफरेंट है, इसलिए इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है. गाइस, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेबल एंजीना के बारे में. स्टेबल एंजीना के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यूजली एंजीना के केस में क्या होता है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये एक सिम्टम अपीयर हुआ है. तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में ये होता है कि बॉडी को जितना डिमांड चाहिए, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में किसी तरीके के ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन या स्पाज्म की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेन होता है. तो स्टेबल एंजीना के कॉज में हम देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस हो रहा है आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से, लेकिन वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है वो पार्शियल है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तभी हमको पेन होता है, क्योंकि तब ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए गाइस, इसके ईसीजी फाइंडिंग्स में हम देखेंगे जो एसटी सेगमेंट होता है वो डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि सब एंडोकार्डियल रीजन जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के उसमें पुअर परफ्यूजन होने लगता है, जिसके कारण एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होता है. लेकिन जो ब्लड के एंजाइम्स होते हैं, ब्लड में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, जैसे ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज, जो इंडिकेट करते हैं किसी भी तरीके की कार्डियक डिसऑर्डर के बारे में, वो सब एलिवेटेड नहीं होती है इस केस में. और यूजुअली मायोकार्डियल इंजरी इरिवर्सिबल नहीं होता, इसमें रिवर्सिबल होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजरी नहीं होती है मायोकार्डियम में. इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे कि ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, 5 या उससे कम मिनट के लिए. तो हम अगर फिज़िकल एक्टिविटी रोक देंगे और आराम करके बैठ जाएंगे तो उस केस में ये अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा. अगर हम गाइस, स्टेबल एंजाइना में हमने देखा था कि वहाँ पे पार्शियल ब्लॉकेज हुआ था कोरोनरी आर्टरी का. अनस्टेबल एंजाइना में मेनली यहाँ पे भी कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस ही कॉज होता है, लेकिन इसमें एक कंप्लीट ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी में. इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोरोनरी प्लेक्स फॉर्म होते हैं जो थ्रोम्बोसिस क्रिएट कर सकते हैं, हिमोरेज क्रिएट कर सकते हैं, अल्सरेशन क्रिएट कर सकते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बी, आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉज करेंगी अनस्टेबल एंजीना को, क्योंकि उसमें हम बैठे हुए भी नॉर्मली अगर हम बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हमें पेन हो रहा है. इसकी ईसीजी फाइंडिंग में हम देखेंगे कि यहाँ पे नॉन एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है, यानी कि एसटी एलिवेशन नहीं या नॉन एसटी एलिवेटेड है. अपने एमआई के हार्ट अटैक के 2 टाइप्स सुने थे, एक एसटी एलिवेटेड होता है, एक नॉन एसटी एलिवेटेड होता है. ये नॉन एसटी एलिवेटेड ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलेगी इसमें. इसके गाइस, अब हम बात करेंगे वेरिएंट एंजीना के बारे में.
वेरिएंट एंजीना और अनस्टेबल एंजीना के बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वेरिएंट एंजीना का मेन कॉज होता है वेसोस्पाज्म। वेसोस्पाज्म किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, मे बी ह्यूमरल वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ हो, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी के जो मास सेल है उनसे इंडिकेटेड ह्यूमरल वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, या फिर कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी अगर वेसोस्पाज्म हुआ हो तो देखिए जो इससे पहले अनस्टेबल एंजीना था उसमें एक्चुअली में कंप्लीट ब्लॉकेज हुआ है, यहाँ पे वेसोस्पाज्म हुआ है। ये मेन रीज़न है वेरिएंट एंजीना का। और ईसीजी फाइंडिंग में हम देखेंगे यहाँ पे एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है ड्यू टू ट्रांसम्यूरल इस्केमिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे कि ये मोस्टली रेयर होता है और कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म होता है। और यूजली अगर हम एंजिनल मेडिकेशन जैसे नाइट्रोग्लिसरीन अगर देंगे तो उससे पेन रिलीफ हो सकता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ये वेसोडाइलेटर का काम करेगा, तो ये यहाँ पे हेल्पफुल होगा ये मेडिकेशन। अब हम बात करेंगे एंजीना के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर नॉन मॉडिफिएबल होता है, मॉडिफिएबल होते हैं। नॉन मॉडिफिएबल में देखेंगे कि एज में मोर देन 45 ईयर्स एज हो तो वो रिस्क फैक्टर है, मेल जेंडर हो, फैमिली हिस्ट्री हो जो कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, और एथनिक रीजन भी हो सकते हैं। मॉडिफिएबल में डिसलिपिडेमिया, आर्टीरियल हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज मिलेटस, ओबेसिटी, फैटी फूड डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस और हाइपोइस्ट्रोजिनेमिया। एंजीना पेक्टोरिस के कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे इसमें सीवियर एरिथमिया होगा, हार्ट अटैक होगा, कार्डियक अरेस्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, एक्यूट रीनल फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्रेन स्ट्रोक और डेथ भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एंजीना पेक्टोरिस का। एंजीना पेक्टोरिस के मैनेजमेंट में मेनली हम ट्राई करेंगे कि हम एंजीना के अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम करेंगे ताकि पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके पेन में रिलीफ लाने की कोशिश करेंगे, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने की ट्राई करेंगे, और सडन कोरोनरी डेथ जो कि एंजीना पेक्टोरिस कॉज कर सकता है उससे प्रिवेंट करने की ट्राई करेंगे मैनेजमेंट में। यूजली एंजीना के केस में जब सीवियर पेन होता है तो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोफेशनल नर्स या फिर डॉक्टर प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं ऑल द टाइम, तो इसलिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे पेशेंट को जिनको चांसेस होते हैं चेस्ट पेन के, तो उनको नाइट्रोग्लिसरीन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। तो फिर अगर पेन हो रहा है तो उनको नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, 5 मिनट का इंटरवल में देखेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो ठीक, अदरवाइज़ हम उनको नेक्स्ट डोज देंगे 5 मिनट्स के बाद। तो ऐसे ही करके 15 मिनट्स तक वेट करेंगे कि उनकी कंडीशन ठीक हुए कि नहीं। अगर 15 मिनट के अंदर भी वो पेशेंट स्टेबलाइज नहीं हुआ है तब हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। इस केस में हॉस्पिटलाइज करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट होती है इसके कारण। एंजीना पेक्टोरिस के डायग्नोसिस में डॉक्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, साइंस और सिम्टम्स चेक करेंगे पेशेंट के। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्योंकि एंजीना में के ट्रीटमेंट में मेनली 2 तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, थेरेप्यूटिक हो, एक तो ड्रग थेरेपी दी जाएगी या तो सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाएगा। ड्रग थेरेपी में नाइट्रेट्स, एंटीप्लेटलेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्टैटिन्स दिया जाएगा। नाइट्रेट्स मेनली वेसोडाइलेशन के लिए, ताकि जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए दिया जाता है। एंटीप्लेटलेट जैसे कि एस्पिरिन, ताकि ब्लड क्लॉट्स को रोका जाए, उसके लिए दिया जाता है। और बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो मेनली एबनॉर्मल हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करने के लिए दिया जाता है ताकि एंजीना को प्रिवेंट किया जा सके। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जो कि एंटी एंजीनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और स्टैटिन्स मेनली ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, ताकि वो एंजीना को ट्रीट करने में हेल्प कर सके। सर्जिकल इंटरवेंशन में एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है। यूजली डॉक्टर्स जो नाइट्रेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप 2, 3, 4। फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें अगर सडन पेन अगर स्टार्ट हो गया तो 5 से 10 मिनट के रिलीफ के लिए उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है।
जब हम सेकेंड फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें अगर एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज यानी कि उस पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि वो एक्सरसाइज करने जा रहा है, तो उससे पहले ही वो उसे प्रोफिलैक्सिस के लिए नाइट्रोग्लिसरीन लेगा। ये शॉर्ट इफेक्ट के लिए रहता है। थर्ड फंक्शनल ग्रुप जो रहता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए मान लो 5 to 6 आवर्स, उस केस में 5 मोनोनाइट्रेट्स इस तरीके से प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए नाइट्रेट्स दिए जाते हैं। और फोर्थ फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मेनली किसी एंटी एंजिनल ड्रग जैसे कि बीटा ब्लॉकर या उसके अलावा जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हुए उनके साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है। यूजुअली अगर नाइट में पेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए पेन हो रहा है